हेलो स्टूडेंट, हमने आपको सेट 7 के क्वेश्चन नंबर 1 का वर्णनात्मक जितने क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ए बी सी डी ई एफ 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है ए वाला, इसको करते हैं। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है बेटा, दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारे को दे रखा है। तो इसका क्या काम करेंगे बेटा, सबसे पहले ये अचर पद है हमारे पास c वाला और x² का गुणांक है a वाला, इसका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएंगे। तो 12 के हम फैक्टर कराएंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब देखिए बेटा, एक तो हमारे पास 2 दूनी 4, ये 4 बन गया और एक ये इसका 3 बन गया। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 हो रहा है, और अगर 4 में से हम 3 को घटा देते हैं तो 1 बच रहा है। यही हमारे पास कह रहा है, क्यों अचर पद किसका है, हमारे पास माइनस का है, तो घटा करके हमारे पास 1 बच जाए, गुणा करके 12 हो जाए। तो देखिए, इसको लिखेंगे बेटा हम 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3x² माइनस के 4x हो जाएंगे, प्लस का 3x हो जाएगा माइनस 4। अब इसमें से और इसमें से ये दो पद बन गए, हमारे पास 4 पद हैं। तो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है हमको, x कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3x माइनस 4, और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है हमारे को, प्लस का 1 कॉमन मिल रहा है, तो 3x माइनस 4। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से ये एक ही है, तो 3x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद में x प्लस 1। अब ये हमारे को आ गए। अब देखिए, हम शून्य के निकाल लेंगे, तो शून्य कैसे निकालेंगे बेटा, इनको बराबर में 0 रखेंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। एक तो ये आ गया, इसे हम अल्फा मान लेते हैं, और x प्लस बीटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया -1, इसको मान लेते हैं बेटा हम बीटा। ये हमारे पास शून्य निकल आए। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, वही वाला समीकरण उठाएंगे। यहाँ पर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, इनके गुणांकों की तुलना करेंगे बेटा। x² का गुणांक क्या है हमारे पास, a है, इधर x का गुणांक क्या है हमारे पास 3 है, तो a बराबर हो गया 3। और b की बात करते हैं तो x का गुणांक क्या है हमारे पास b है, इधर x का गुणांक क्या है -1 है। अब अचर पद क्या है हमारे पास c, इधर क्या है हमारे पास माइनस का 4। अब देखिए, अब यहाँ पर तुलना करने पर क्या करा, इसने बोला कि शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो देखिए यहाँ लिखेंगे संबंध की जांच करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फा क्या है हमारे पास 4/3 प्लस, अब बीटा क्या है हमारे पास -1 इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3। अब देखिए यहाँ पर 4/3 प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब यहाँ माइनस से ये माइनस कटेगा तो 1/3। अब यहाँ एलसीएम क्या हो गया बेटा हमारे पास 3 हो गया, तो 3 का भाग 3 में देंगे 1 बच जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब 4 में 3 का कम करेंगे तो 1 बचेगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई दोनों, तो ये सही है। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा ये होता है बेटा c/a। अब देखिए अल्फा कितना था हमारे पास 4/3
3 इंटू -1 इज इक्वल टू, अब सी कितना है हमारे पास, जो हमने अभी छांटे निकाला कितना निकला हमारे पास 4 निकला है। अब ए कितना है हमारे पास 3 है, तो अब 4 का गुणा -1 में करेंगे, अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा करेंगे, इसके नीचे एक मान लो, तो माइनस का 4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सत्य निकला है, यानी यही इसने कहा था कि द्विघात बहुपद 3x² - x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कीजिए। तो हमारे पास जो शून्य थे बेटा हमारे पास ये निकल के आ गए थे, ठीक है। अब यहां कर लिख दो, अतः शून्यक 4/3 -1 है। ये हमारे को क्लियर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर बी, ए क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में कहता है बेटा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो देखिए माना, पहले दिया लिख लो, दिया है दो संख्याओं का योग 27 और गुणनफल 182 है। तो यहां मान लेंगे, माना संख्याएं x और y हैं, इसलिए x + y इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये हो जाएगा 27 - y, समीकरण नंबर डाल देंगे 1। और देखिए xy इज इक्वल टू 182। अब इसमें क्या काम करेंगे हम, तो गुणनफल दे रखा था, गुणनफल x × y हो गया हमारे पास 182। अब इसमें x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर, अब x का मान क्या है हमारे पास 27 - y × y इज इक्वल टू 182। अब y का गुणा करेंगे इसमें बेटा, तो ये हो जाएगा 27y - y² इज इक्वल टू 182। अब इधर हमारे पास जो संख्या है वो बराबर से उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा y² - 27y + 182 इज इक्वल टू 0। इधर क्या बच गया हमारे पास, 0 बचेगा, क्यों 27y प्लस का था तो हमने क्या कर दिया, माइनस का कर दिया, बराबर से दूसरी साइड ले जा करके। अब देखिए यहाँ 182 के गुणनखंड करेंगे, 182 के फैक्टर करेंगे हम, तो ये 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 × 1 = 2। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया, 3 से नहीं कटेगा बेटा, ये कटेगा 7 से, 7 × 1 = 7, 7 तिया 21। अब कटेगा हमारे पास 13 से। देखिए एक संख्या तो ये बन जाएगी 14 और एक संख्या बन जाएगी 13। अब देखिए यहाँ 182 किसका है, प्लस का, अब यहाँ माइनस का है 27, तो जोड़ करके तो 27, 14, 13, 27 हो गए। अब गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 182। तो देखिए y² माइनस के 14x + 13x + 182 इज इक्वल टू 0। तो अब y², अब कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे कोष्टक वाले, -14x - 13x + 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कौन मिल रहा है बेटा हमको, x, थोड़ी बेटा मिस्टेक हो गई, यहाँ x नहीं है y है। तो y कॉमन मिलेगा हमारे को, तो y - 14, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमारे को 13, तो यहाँ बचेगा y माइनस, अब यहाँ प्लस का था माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर y - 14 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या हमारे पास, y - 13 इज इक्वल टू 0। अब y - 14 इज इक्वल टू 0, तो y का मान क्या आ गया बेटा हमारे पास
14 आ गया। एक संख्या ये इधर से आ गई और 22 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो 22 इज इक्वल टू 13। अब 22 के हमारे पास दो मान आ गए, 22 का मान है हमारे पास दो। अब 22 का मान 14 किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में। अब देखो 22 बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारे पास समीकरण क्या है, x इज इक्वल टू 27 माइनस 22, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा हमारे पास, 13 बच जाएगा। तो यानी x बराबर 13 आ गया। अब 22 बराबर 13 रखेंगे, 22 बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, अब x बराबर 27 माइनस 22, तो x बराबर 27 माइनस 13, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x का मान जब 13 है तो y का मान कितना है, 14। अब जब x का मान हमारे पास 14 है तो y का मान कितना है, 13। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं 13, 14 या 14, 13 होंगी। यानी दोनों ही कंडीशन में, जब 13 x का मान छोटा है तो y का मान बड़ा हो रहा है, जब y का मान बड़ा है तो x का मान छोटा हो रहा है। देखिए यहाँ पर अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला सी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बेटा एक कृमि है, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना वृत्त का केंद्र O है। अब देखिए यहाँ पर एक वृत्त बनाओ, पहले तो एक वृत्त लेंगे, वृत्त का केंद्र क्या मान लिया हमने, O मान लिया है। अब यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु ले लो P, ये एक स्पर्श बिंदु हो गया। अब यहां से एक जाती हुई एक रेखा खींच देंगे बेटा हम, जिसका नाम दे देंगे ए बी, ठीक है। यहां पर हमने, अब यहां पर हमने लिखा कि माना वृत्त का केंद्र O है और स्पर्श बिंदु क्या लिया हमने, P है, तथा स्पर्श बिंदु से जाती हुई स्पर्श रेखा AB है। इसे हमने मान लिया AB। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने इसको मिला दिया, एक तो इसको मिला दिया O और P को। अब AB पर हमने एक बिंदु लिया, कोई भी बिंदु मान लो, M मान लो यहाँ पर। अब M को हमने मिलाया, इसको मिलाते हैं। अब स्पर्श रेखा पर P के अतिरिक्त M बिंदु लिया जो वृत्त पर नहीं है, ये हमारे पास वृत्त पर नहीं है, और OP तथा OM को
मिलाया। ये हमने अपनी तरफ से काम किया। अब देखिए यहां पर ये ओपी है, ओएम से छोटी है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई बिंदु मान लिया हमने एन, वृत्त पर यहां पर क्या ले लिया हमने, ये एन बिंदु ले लिया। देखिए त्रिभुज ओपीएम में, त्रिभुज ओपीएम में हमें देखने से क्या पता चल रहा है, क्योंकि बेटा ये ओपी जो है हमारे पास वो ओ एन के बराबर है। तो यहां पर क्या है, ओ एम बड़ा है किससे, ओपी से। ओपी से बड़ा है क्योंकि ये वृत्त के बाहर है। ये त्रिज्या हमारे पास ओ एन बराबर ओपी है। अब ये एन एम बड़ा है ओपी से, ठीक, कितना बड़ा है, एन एम। तो अब यहां पर हमने लिख लिया ओ एम बड़ा है ओपी से। तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए अब यहां पर क्या लिख दिया हमने, इसलिए, इसलिए ओपी लंब होगी किस पर, ए बी पर। यही इसने सिद्ध करने के लिए हमको कहा था, तो हमारा पास ये सिद्ध हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी प्रमेय है बेटा, हमारे को दी रखी है। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। तो यहां मान लेते हैं बेटा हम, माना दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, ये हमने मान लिया। अब आगे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। अब यहां पर हमें क्या करना है बेटा, त्रिभुज बना लेने हैं। एक तो ये ले लिया हमने ए बी सी, ए बी सी। एक ले लिया हमने पी क्यू आर, पी क्यू आर। दिया है संगत कोण बराबर है। इसलिए अब देखिए संगत कोण बराबर है तो हमारे पास ए जो है वो पी के बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर क्यू हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। और जो तीसरा दे रखा है कोण सी, ये किसके बराबर होगा बेटा, कोण आर के बराबर होगा। यही इसने कहा था। अब इसने कहा संगत कोण बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या काम करेंगे, अब यहां पर रचना में लिखेंगे बेटा। रचना में क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर पी क्यू के बराबर हम यहां पर एक बिंदु ले लेंगे, यहां ले लेंगे डी, और पी आर के बराबर बिंदु ले लेंगे हम ई। अब इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब देखिए रचना में लिखेंगे ए डी बराबर पी क्यू और ए ई बराबर पी आर लिया। ये हमने ले लिया है, ठीक है। डीई को मिला दिया और डीई को मिलाया, ये हमने मिला लिया। अब आगे पर यहां पर देखते हैं, देखिए हमारे पास यहां दो कंडीशन बन गई।
अब इसके बराबर हमने ये भुजा ले ली, यहाँ पर दे दिया। अब देखिए ये त्रिभुज बन गया ADE। अब ये हमारे पास होने के बाद देखिए अब हमने ये मान लिया कि AD बराबर PQ है और AE बराबर PR है। तो यहाँ से यही वाले त्रिभुज उठाएंगे, इन्हें अलग करेंगे। तो ये ADE और दूसरा है हमारे पास PQR। अब यहाँ पर क्या देखते हैं बेटा, देखिए कोण एक जो है कोण P के बराबर है। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज PQR में अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, तो देखिए कोण A इज इक्वल टू कोण P के बराबर हो गया। अब AD जो है ये हमने मानी है PQ, AD बराबर PQ और AE बराबर क्या है हमारे पास PR। इसलिए त्रिभुज ADE सर्वांग सम त्रिभुज PQR काय से हो जाएगा बेटा। अब देखिए एक कोण है, दो भुजाएं हैं, तो साइड एंगल साइड से ये हमने सिद्ध कर लिया। इसलिए अब देखिए यहां पर D जो है किसके बराबर हो गया, Q के बराबर हो गया। कोण D बराबर कोण Q और कोण E जो है कोण E इज इक्वल टू कोण R के बराबर हो जाता है। ये किससे होता है बेटा, बाई CP/CT से। ये हमने यहां से सिद्ध कर लिया। अब देखिए यहां पर, अब आते हैं हम यहां पर इस वाली लाइन में। अब जब कोण D जो है हमारे पास निकल आया Q के बराबर। अब देखो दिया है यहां पर कोण जो Q है वो किसके बराबर दे रखा है, B के बराबर। कोण B बराबर कोण Q। अब Q का मान जो है हमने निकाल लिया D के बराबर यहां से, ये तो दिया है। अब कोण D जो है, इसलिए कोण B इज इक्वल टू कोण D हो जाएगा हमारे पास। ये हमने यहां निकाल लिया, ये हमारे को दे रखा है, ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास देखो E है, E किसके बराबर है, R के बराबर है। अब जो हमारे को दे रखा था, और कोण E बराबर कोण C, ये हमने निकाल लिया। इसलिए जब हमारे पास ये कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है, ये हमारे को पता है कि ये संगत कोण है। इसलिए अब DE समांतर क्या हो जाएगा बेटा, BC। इसलिए DE समांतर BC हो जाएगा। अब जब एक भुजा दूसरी त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये क्या होता है बेटा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। ये काय से होगा बेटा, BPT थ्योरम होती है, आधारभूत समानुपात प्रमेय, BPT से। ये हमने कर लिया। अब देखिए यहां पर इसे समीकरण में डालना चाहो डाल लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज जो हमारे पास है कौन कौन से, ABC। अब इसमें मान लगा दो। अब देखो AD का मान क्या है हमारे पास, AD हमने माना है PQ के बराबर। अब देखो इसलिए AD का मान है PQ अपॉन AB बराबर, अब A किसके बराबर है बेटा हमारे पास, PR के बराबर है, PR अपॉन AC। ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर क्या लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में देखिए यहां पर कोण A बराबर कोण
टी, यानी ये वाला कौन हमारे को दे रखा है, दिया है। अब क्या कह रहा है ये, अब भुजाओं की बात कर रहा है, भुजाएं हमने ये निकाल ली, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी, ये हमने ज्ञात किया है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, क्योंकि इसकी बात की है इसने, समरूप होते हैं त्रिभुज ए बी सी। ये कैसे है बेटा, साइड एंगल साइड से, या समरूपता कसौटी लिख दो, समरूपता कसौटी से। ये हमारे को पूछा गया था, तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। तो देखिए बेटा, यही इसने पूछा था, तो हमने इसको सिद्ध करके दे दिया। अच्छा क्वेश्चन बना है बेटा। तो देखिए, अब कहता है कि नीचे दी हुई बंटर सारणी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार दर्शा रही है, विद्यार्थियों का माध्य का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, माध्य का भार निकालने के लिए हमें क्या काम करना है, इसकी जो सारणी दे रखी है उसे बनाएंगे। भार जो दे रखा है किलोग्राम में, किलोग्राम, तो ये दे रखा है हमारे को 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से दे रखा है 65, और 65 से दे रखा है बेटा हमारे को 70, और 70 से है 75। अब इसमें दे रखा है बेटा हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब ये कौन कौन सी है, 2 3 8, 2 3 8, 6 6 6 6, 3 2 3, अब 2, ये हमारे को निकल आई। अब ये तो होगी बेटा हमारे पास ऐप। अब हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये होती है CF। अब देखिए, इसके लिए क्या है कि जो सामने वाला ऐप का पद है इसको सेम लिख दो, बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब इसके बाद में जो नीचे वाला पद है 3, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा, 5, 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे, 19, 19 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे, ये बेटा 3 है यहाँ पर, तो 19 6 25, 25 और 3 हो जाएंगे बेटा हमारे पास 25 और 3 28, 28 और 2 कितने हो गए बेटा हमारे पास 30 हो गए। ये निकाल ली हमने संचयी बारंबारता। अब यही हमारे पास n है, n की वैल्यू जो दे रखी है, n निकल के आ गया हमारे पास 30, तो n/2 हमें यहाँ निकालना होता है, तो कितना हो जाएगा 30/2, कितना हो गया बेटा 15। अब 15 को हम ये देखेंगे कि संचयी बारंबारता में कौन से वाले पद में जाके सम्मिलित होता है। तो देखिए 13 से ये बड़ा है, 13 को क्रॉस करेगा 19 में आएगा। अब 19 में आएगा तो बेटा 19 वाला कॉलम कौन सा बनेगा, ये वाला वर्ग अंतराल आएगा। अब यहां से हमें छांटना है, तो देखिए L बराबर कितना हो गया, लो लिमिट कितनी होगी हमारे पास 55, F कितना हो गया हमारे पास 6, F बराबर 6। अब यहां से क्या निकालना है, CF निकालना है। CF जो वर्ग अंतराल हमें वो मिलता है उससे ठीक ऊपर वाला पद होता है, CF हो गया बेटा हमारे पास 13। अब देखो यहां माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू
एच, एच रहेगी निकालने के लिए बेटा हमारे पास 5 आया। अब देखिए यहाँ पर एल कितना है हमारे पास 55 प्लस NY2 कितना है 15, CF कितना है 13 बट्टे में 6 गुणा एच कितना है 5 है। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा 55 प्लस, अब 15 में 13 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2/6 गुणा 5, अब 2 एकन 2 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 एकन 5/3 इक्वल टू में आएगा 55 प्लस 3 से काटेंगे 3 एकन 3 दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, तो 1.666। अब इसको जोड़ेंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 एक 56 प्लस 56.6। अब देखिए यहाँ पर ये 6 है, तीसरा छठवां 6 हटा करके 2 पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 7, यही होगी बेटे, यहाँ लिख देंगे हम अतः बंटन की माध्यिका, अतः बंटन की माध्यिका कितनी है हमारे पास 56.67 होगी। ये हमारे पास इसका आंसर क्लियर हो गया। अब ये ई वाला हो गया, डी वाले हो गया हमारे पास। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है तो उसे नेक्स्ट वाले को करते हैं, एफ वाले को। अब बेटा हमारे पास ये कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। देखिए दिया है लाल कंचे, लाल कंचे हैं बेटा हमारे पास 5, फिर है सफेद कंचे, सफेद कंचे ये कितने हैं बेटा हमारे पास 8, फिर उसके बाद दे रखा हरे कंचे, हरे कंचे कितने हैं बेटा हमारे पास 4। कुल कंचे निकालेंगे यहां से, कुल कंचे। अब देखिए 5 8 13 4 17, ये हो गया हमारे पास कुल कंचे। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, नंबर 1 लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता। अब प्रायिकता निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने, लाल की बात कर रहा है हमारे को, तो लाल कंचे कितने हमारे पास 5, और कुल परिणाम तो हमने निकाल लिए, कुल कंचे हैं यही कुल परिणाम है हमारे पास, तो यहां लिखेंगे हम 5/17, ये आंसर हो गया लाल कंचों का। अब दूसरा आंसर है हमारे पास, इसमें बात करता है सफेद, सफेद कंचे होने की प्रायिकता, फॉर्मूला यही रहेगा। अब सफेद कंचे कितने बेटा हमारे पास 8 हैं, तो 8/17 ये हो गया इसका आंसर।
अब देखिए यहाँ बात करता है हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो सबसे पहले हरे होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। हरे कंचे होने की प्रायिकता। अब हरे कंचे कितने बेटा हमारे पास 4 है, तो 4/17 ये निकल आई। इसलिए हरे न होने की प्रायिकता। अब देखिए इसको क्या काम करेंगे, टोटल हमारे पास कितनी होती है बेटा, जो प्रायिकता होती है होना और न होने की होती है 1, तो इसको 1 में से घटा देंगे तो 1 माइनस हरे कंचे होने की प्रायिकता, हरे कंचे की प्रायिकता, तो 1 माइनस, अब हरे कंचा होने की कितनी है 4/17, इसके नीचे मानेंगे 1, एलसीएम कितना हो गया बेटा हमारे पास 17, तो 17 एकम 17 माइनस 17 का भाग 17 में देंगे, 1 बच जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो ये कितना आ गया, आप 17 में 4 कम कर देंगे तो बचेगा बेटा हमारे पास 13/17। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, इन एफ वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बेटा ये आना ही आना है प्रायिकता का, लॉन्ग में आ जाए शॉर्ट में आए, 2 नंबर में भी पूछ रहा है इसको, और 4 नंबर में पूछ रहा है, और 6 नंबर में पूछ रहा है, तो बेटा इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही मिलना है। इस प्रकार से हमारे पास बेटा दूसरा जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर का वो क्लियर हो जाता है, जिसमें से हमको 5 करने होते हैं, हमने यहाँ 6 कर आगे चल रहा है। इसी प्रकार से बेटा हमारे पास अब तीसरा, चौथा, 5वां जो पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन का उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर किया करें बेटा। धन्यवाद।